नमस्कार सभी दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर और आज हम कंप्यूटर की संपूर्ण थ्योरी, जहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है, हम वो कवर करेंगे। और एक और वीडियो में हम कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों से प्रश्न कम ही बनता है, लेकिन हम कंप्यूटर के इतिहास को समझते हुए चलेंगे। तो इस चरण में सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो देखिए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, यानी कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई थी? 1942 से 55 के अंदर कंप्यूटर का ये शुरुआती चरण था, यहाँ से कंप्यूटर बनना शुरू हुआ था। और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है, वो 55 से 1964 तक रही थी। और कंप्यूटर की वो थर्ड पीढ़ी है, वो 65 से 74 तक रही थी। और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है, वो 75 से 95 तक रही थी। और 95 के बाद से वर्तमान पीढ़ी या कंप्यूटर का भविष्य अभी चल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनता है। ये इन पीढ़ियों में कौन कौन से उपकरण काम में लिए गए थे कंप्यूटर बनाने में, वो हम देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, ये हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और इन पीढ़ियों के अंदर कंप्यूटर किस प्रकार से थे। आप देख सकते हैं कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है, वो देखिए यहाँ पे इंसान खड़ा है। इंसान से कितना बड़ा है, देखिए ये इंसान खड़ा है यहाँ पे। तो एक कमरे के आकार के कंप्यूटर थे, बहुत बड़े कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थोड़े छोटे हुए, यानी एक टेबल के आकार के आ गए थे और धीरे धीरे इनमें विकास होता गया। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर देखिए, वो थोड़ा छोटा हो गया। और ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। और वर्तमान में जो आप स्वरूप देख रहे हैं कंप्यूटर का, ये फिफ्थ जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की। और इस प्रकार के कंप्यूटर अब 5वीं पीढ़ी में चल रहे हैं। अगला देखिए, अब देखिए कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर बनाए गए थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो 46 से 59 या 42 से 55, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने थे, उनमें किसका प्रयोग हुआ था। तो किसका प्रयोग हुआ था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। और वो किस जनरेशन के कंप्यूटर थे? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। तो आपको जब भी पूछे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार से देखिए कि कंप्यूटर की अगली पीढ़ी दूसरा चरण जब आया था, तो कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। किसका यूज होने लगा था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आकार आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, इनका यूज होने लगा था। और दूसरी पीढ़ी कब से कब है? 1959 से 65 तक। और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। और पहली में वैक्यूम ट्यूब है। अब देखिए थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, उनमें किसका यूज होने लगा? आईसी। आईसी, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, इंटीग्रेट सर्किट। और इस प्रकार का आईसी होता है। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी का यूज होने लगा था, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अगले चरण में चौथी पीढ़ी आती है। और चौथी पीढ़ी के अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर भी आने लगे थे और इनका यूज होने लगा था। और इसी के साथ आईसी की जगह क्या आ गई? वीएलआईसी हो गई। और वीएलआईसी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वेरी लार्ज आईसी, यानी वेरी लार्ज आईसी की इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपको वीएलआईसी की फुल फॉर्म याद रखनी है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे जिनमें वीएलआईसी का यूज होने लगा था। और तीसरी में आईसी थी। अब देखिए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं, उनमें क्या आ गया है। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में आप आजकल देख रहे हैं कि एआई का दौर चल रहा है। तो एआई की फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है। एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं, उनमें यूएलआईसी का यूज होने लगा है। यूएलआईसी मतलब अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है, वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है? ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं और इनमें यूएलआईसी का यूज होता है, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। अब एक बार हम पांचों पीढ़ियों को एक साथ देख लेते हैं और किस पीढ़ी में किसका यूज होता है वो भी देख लेते हैं। ये कंप्यूटर की पीढ़ियां दी हुई हैं। देखिए कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब से कब है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि इसमें किस किस का यूज होता है, हार्डवेयर का उपयोग, कौन से हार्डवेयर थे। तो पहली पीढ़ी में क्या थी, हमने देखा था वैक्यूम ट्यूब था। और इनकी खोज किसने की थी? जॉन एकर्ट और विलियम मोटली ने खोज की थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा है और ट्रांजिस्टर की खोज है वो विलियम शॉकले ने की है। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, उनमें आईसी का यूज होने लगा है। और आईसी, इनमें आप नाम याद रख सकते हैं, जैक किल्बी। और चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, वो माइक्रो
माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित हैं। और माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया है? इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी ने बनाया है। और ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो एआई पर आधारित हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और जापान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो एक साथ आप इनको ध्यान में रख सकते हैं कि किस पीढ़ी में किसका यूज हुआ था, कौन कौन से हार्डवेयर थे। तो आप इन 500 नाम को याद रखेंगे कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर आया, तीसरी में आईसी आया और चौथी माइक्रो प्रोसेसर आया। इसी के साथ यहाँ पे आप याद रखते हैं वीएलआईसी और अंतिम पीढ़ी में यूएलआईसी, इनको भी याद रखेंगे। और साथ में 5वीं पीढ़ी में यही पर आधारित है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी पर। तो कंप्यूटर की मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी, और एक सेकेंडरी द्वितीयक मेमोरी, सहायक मेमोरी भी इसको बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी के दो पार्ट हैं, कौन कौन से हैं आप देखिए। एक तो है रोम और एक है रैम। जो रोम है इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। आगे हम इनकी फुल फॉर्म का एक चार्ट ले लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि रीड ओनली मेमोरी, इसको हम पढ़ सकते हैं, ये स्थायी मेमोरी होती है। और दूसरी है रैम मेमोरी, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी है इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, और रैम है इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रोम के 3 प्रकार हैं देखिए, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। तो आप याद रख सकते हैं कि पी रोम, पी का यहाँ पर बनेगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी का यहाँ पर बनेगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम का बनेगा इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी प्रकार से रैम के दो भाग हैं, एक तो स्टैटिक रैम और एक है डायनेमिक रैम, और एक बोलते हैं हम कैचे मेमोरी, या फिर इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। तो आप स्टैटिक रैम को ध्यान रखेंगे कि इसके डाटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी मेमोरी है जिसमें डाटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि वो कौन सी मेमोरी है, वो है स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक रैम बोल सकते हैं। और ये है डायनेमिक रैम, और एक है कैश मेमोरी। अगली देखिए सेकेंडरी मेमोरी, जो हम बाहर से कंप्यूटर को देते हैं, यूज लेते हैं, कोई क्या क्या होती हैं आप सभी देख लिए कि डिस्क ड्राइव, टैब ड्राइव, इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम के दो भाग हैं, रीड ओनली और रीड राइट। ये सब किसके भाग हैं? सेकेंडरी मेमोरी के भाग हैं। आपको ज़्यादा इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी स्थायी मेमोरी है, कौन सी अस्थायी मेमोरी है, और इनकी फुल फॉर्म है, वो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे देखिए, आगे क्या है। आगे है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर की मेमोरी है उनमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप देखिए, इनको समझ लीजिए एक बार कि कंप्यूटर की सबसे छोटी जो बाइनरी डिजिट बोलते हैं हम जिनको, 1 बिट होती है, और ये 0 और 1 में होती है, 0 और 1 में। इसके बाद देखिए, जब 8 बिट्स मिलेंगे तो 1 बाइट बनेगा, और आप याद रखेंगे कि 4 बिट जब मिलेंगे तो 4 बिट से एक निबल बनेगा। क्या बनेगा? एक निबल बनेगा। आप बोल सकते हैं कि 2 निबल, किसमें 2 निबल होंगे? इसमें 2 8 बिट्स या 2 निबल, या मैं एन से लिख रहा हूँ इसको। देखिए कि जब 8 बिट्स या 2 निबल, 4 बिट से एक निबल बनेगा, और जब 8 बिट हो जाएंगे तो 2 निबल हो जाएंगे। तो 2 निबल का मतलब क्या हो गया? 1 बाइट हो गया। अब देखिए कि 1 बिट यानी बाइनरी डिजिट हो गया 0 और 1, 8 बिट से 1 बाइट बनेगा, और जब 1024 बाइट्स बनेंगे तो 1 केबी बनेगी, जिसको हम किलोबाइट बोलते हैं। इसके यहाँ तक आपको याद रखना है कि 1 बिट यानी 0 1 ये बाइनरी डिजिट है, 8 बिट होंगे तो 1 बाइट बनेगा, और या फिर 2 निबल होंगे तब 1 बाइट बनेगा। इसके बाद सभी में आपको 1024 ही लेना है। तो 1024 बाइट्स यानी 1 केबी, फिर 1024 केबी होंगी तो क्या बनेगा? 1 एमबी, एमबी को बोलते हैं मेगाबाइट। इसके बाद 1024 एमबी 1 जीबी बनेगा, जीबी का अर्थ है 1 गीगाबाइट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि जब 1024 जीबी मिलेंगे तो क्या बनेगा? 1 टीबी यानी टेराबाइट बनेगा। इसके बाद आप एक हल्की सी ट्रिक याद रखेंगे, पी ई जेड,
एक बार मैं लिख देखता हूँ, PEZ। इसको आप याद रखेंगे, पेज से याद रखेंगे। किससे? पेज से, PEZ पेज। इसके बाद पेज आएगा PE और Z, यहाँ पे पेज आएगा। तो देखिए 1024 टीबी से क्या बनेगा? 1 पीबी यानी पेटाबाइट। और जब 1024 पेटाबाइट मिलेंगे तो क्या बनेगा? 1 ईबी यानी एक्जाबाइट। और जब 1024 ईबी यानी एक एक्जाबाइट मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक जेडबी यानी जेटाबाइट। अब इसके बाद जेड से उल्टी आप वर्णमाला बोलिए। जेड के बाद क्या आएगा? वाई। तो इसके बाद आप वाई को लेंगे, इसके बाद आप पेज के बाद लेंगे वाई और बी, पेज वाई बी। ठीक है। इसके बाद देखिए जब 1024 योट्टाबाइट मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक वाई बी यानी योट्टाबाइट। और एक योट्टाबाइट 1024 योट्टाबाइट से बनेगा एक ब्रोंटोबाइट। और जब 1024 बीबी यानी ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट मिलेंगे तब बनेगा एक जियोबाइट। क्या बनेगा? जियोबाइट। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो जियोबाइट है ये मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। हमने देखा है कि मेमोरी का क्रम इस प्रकार से बढ़ रहा है। सबसे पहले क्या आएगा? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए कि जब बाइनरी डिजिट एक बिट एक बाइनरी डिजिट यानी 0 1 8 बिट से बनेगा एक बाइट। और जब 1024 बाइट्स होंगे तो एक केबी बनेगा। और केबी के बाद में क्या आएगा? एमबी बनेगा। एमबी के बाद में जीबी आएगा। जीबी के बाद में टीबी। और टीबी के बाद में मैंने बताया था कि आपको क्या याद रखना है? पेज। और पेज के बाद में वाई बी। और वाई के बाद में लास्ट में होगी जियो बाइट। तो देखिए टीबी के बाद में क्या आएगा? पेज, पीई जेड, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, योटाबाइट। इसके बाद आएगा वाई बी, योटाबाइट और ब्रोंटोबाइट। और ब्रोंटोबाइट बाइट के बाद में सबसे बड़ी मेमोरी की यूनिट कौन सी है? जियोबाइट। लेकिन अधिकतर एग्जाम में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये दी हुई मिलेगी केबी, एमबी, जीबी और टीबी। इसमें से पूछेगा आपको सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि टीबी यानी टेराबाइट जो है वो मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगर ये ऑप्शन आए इसके बाद अगर आगे आपको और भी दिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से क्रम बढ़ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि मेमोरी में क्वेश्चन बनता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है और मेमोरी का सबसे बड़ा क्रम कौन सा है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि मेमोरी की जो सबसे तेज मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है? सीपीयू के अंदर पाई जाती है। रजिस्टर मेमोरी है वो सबसे तेज मेमोरी है। और रजिस्टर मेमोरी से हल्की थोड़ी सी है कैश मेमोरी, जो एस रैम का हिस्सा है वो। उसके बाद है मेन मेमोरी। उसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है तो आपको कौन सी मेमोरी करनी है? रजिस्टर मेमोरी करनी है। अगर रजिस्टर मेमोरी ऑप्शन में नहीं है तो आपको कैश मेमोरी सबसे तेज फास्ट मेमोरी करनी है। इसके बाद आपको पूछे कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज है। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं आए तो कौन सी मेमोरी करनी है? मेन मेमोरी आपको करनी है। और ऑप्टिकल डिस्क है वो सबसे बड़ी मेमोरी है साइज में। इसके अलावा हार्ड डिस्क होती है वो भी हमने देखा था कि मेमोरी कई प्रकार है। तो आगे देखिए, आगे हम अब कवर करेंगे इस वीडियो में शॉर्टकट की। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो हमने एक साथ ही सभी शॉर्टकट की ले लिए हैं। तो आप देखिए सबसे पहले है कंट्रोल प्लस है। ये सभी शॉर्टकट की हम अभी कंट्रोल के साथ देख रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कंट्रोल ए से क्या? ए फॉर क्या है? ऑल सेलेक्ट। तो आपको ध्यान में रखना है कि ए से क्या? ऑल सेलेक्ट। बी से क्या है? बोल्ड। बोल्ड यानी अक्षरों को थोड़ा गहरा लिखना। जैसे ये बी है, ये नॉर्मल है। इसके बाद अगर हम इस बी को बोल्ड में करेंगे तो ये बी इस प्रकार से लिखा जाएगा यानी अक्षरों को थोड़ा गहरा करना। ये क्या है? ये बोल्ड है। सी है कॉपी करना। ये सभी आपको पता ही है कि किसी चीज को हम कंप्यूटर में कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस सी से। कंट्रोल प्लस डी से क्या बनेगा? डुप्लीकेट बनेगा। और कंट्रोल प्लस ई से क्या? अलाइनमेंट सेंटर साइड। यानी हम कंप्यूटर के अंदर जो भी पेज है, मान लीजिए ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है और इसके अंदर कंप्यूटर के पेज को हम इस प्रकार से यानी एकदम बीच में सेंटर में सभी साइड से क्या बराबर मार्जिन रखकर सेट करते हैं, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। तो ई कंट्रोल प्लस ई से क्या होगा? ये एकदम बीच सेंटर में अलाइन होता है। कंट्रोल प्लस एफ का क्या होता है? फाइंड होता है। एफ से फाइंड। कंट्रोल प्लस जी
गो टू, यानी हमें किसी भी पेज पर जाना है तो Ctrl+G लिखेंगे और हम कमांड देंगे कि 7 नंबर पेज पे जाना है तो हम 7 नंबर पेज पर पहुंच जाएंगे। Ctrl+H यानी रिप्लेस, अगर हम किसी भी शीट में किसी नाम को चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उसमें हम चाहते हैं कि हमने जहाँ भी है लिखा है तो Ctrl+H लिखकर हम लिखेंगे है के स्थान पर आप हर जगह हाँ कर दीजिए। अगर हम बाई मिस्टेक मान लीजिए है लिख दिया है हाँ की जगह और सभी जगह मिस्टेक हो गई है तो हम रिप्लेस करेंगे है को किससे, हाँ से। तो इस तरीके से हम सभी को एक जितने भी हैं सभी है को एक साथ हाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर अगला है Ctrl+I से इटैलिक। इसका मतलब देखिए कि आई हम इस प्रकार से लिखते हैं आई, ये मान लीजिए आई है, अगर हम Ctrl+I का यूज करेंगे तो इटैलिक के अंदर हो जाएंगे, ये थोड़ी तिरछी इस प्रकार से लिखे जाएंगे, इटैलिक में तिरछे अक्षर लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं इटैलिक। Ctrl+J जस्टिफाई, इसका अर्थ है कि हम पूरे पेज को पूरे एकदम सेंटर में कंप्यूटर अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, जस्टिफाई, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। Ctrl+K हाइपरलिंक, अभी तक हमने देखा कि ए से ए ऑल सेलेक्ट, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से डुप्लीकेट, ई से अलाइनमेंट, एफ से फाइंड, जी से गो टू, एच से रिप्लेस आ गया। तो आपको ये थोड़ी अलग आई है, एच से रिप्लेस, आई से इटैलिक, जे से जस्टिफाई और के से हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक को आप किस प्रकार से ध्यान रखेंगे, देखिए हाइपरलिंक, तो आप इसमें देखिए कि हाइपर लिंक, तो आप इस प्रकार से लिंक करें कि इसमें लास्ट में के थोड़ा बड़ा लिखें, हाइपरलिंक, Ctrl+K यानी हाइपरलिंक, तो के को थोड़ा बड़ा लिखेंगे हाइपरलिंक। ये अभी हाल की पटवारी एग्जाम में पूछा गया था, दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन आया था, Ctrl+K शॉर्टकट की है हाइपरलिंक की। तो हाइपरलिंक में के अंतिम अक्षर क्या है, के, तो इस प्रकार से आप इसको लिंक कर सकते हैं। अगला देखिए Ctrl+L अलाइनमेंट लेफ्ट साइड। Ctrl+L से क्या है कि ये कंप्यूटर स्क्रीन है तो पेज लेफ्ट साइड में अलाइन होगा, इस साइड में अलाइन हो जाएगा। Ctrl+M का मतलब होता है न्यू स्लाइड, आपको ध्यान रखना है कि Ctrl+N से न्यू स्लाइड नहीं करना है, M से न्यू स्लाइड करना है। और Ctrl+N का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज। कंप्यूटर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो नया पेज देने के लिए कौन सी की यूज करते हैं, Ctrl+N। और न्यू स्लाइड जो हम पावर पॉइंट में काम में लेते हैं उसमें Ctrl+M से न्यू स्लाइड ऑन होती है। Ctrl+O का ओपन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, Ctrl+O से ओपन। P से प्रिंट होगा, जब हम पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P एक साथ शॉर्टकट की का यूज करके हम पेजों को प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+Q का अर्थ होता है क्वाइट, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को क्वाइट करना। Ctrl+R का Ctrl+L से लेफ्ट साइड और Ctrl+R से पेज के राइट साइड में अलाइनमेंट करना। Ctrl+S का अर्थ होता है सेव करना और Ctrl+T यानी न्यू टैब, जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो Ctrl+T से हम न्यू टैब का ऑप्शन ले सकते हैं। U का Ctrl+U यानी अंडरलाइन, जितने भी अक्षर हैं, अब जिस प्रकार से देखिए हम ऐसे अंडरलाइन कर रहे हैं, जब Ctrl+U से हम करेंगे तो सभी जितने भी लाइन होंगी उनके एक साथ अंडरलाइन हो जाएगा। Ctrl+V का होता है पेस्ट, आपको याद रखना है कि Ctrl+C से कॉपी होता है, C से कॉपी है और P से प्रिंट है ना कि पेस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है कि P से प्रिंट है और तो पेस्ट यानी चिपकाना, चिपकाएंगे किससे, V से, ये हो गया पेस्ट, V से पेस्ट हो गया। और Ctrl+W यानी क्लोज द विंडो, Ctrl+W से हम क्या यूज करेंगे, क्लोज द विंडो। कंट्रोल जब भी हम विंडो का यूज कर रहे हैं अगर Ctrl+W दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। Ctrl+X कट यानी कट, देखिए इस प्रकार से हम क्या लगाते हैं, काटा लगाते हैं, तो Ctrl+X से आप याद रखेंगे कट। अब देखिए Y और Z को आप एक साथ देखिए कि Y और Z, जब हम वर्णमाला बोलते हैं तो Y पहले आता है, Z बाद में आता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि एक का अर्थ है रीडू और एक का अर्थ है अंडू, तो R पहले आता है और Z बाद में आता है। तो Ctrl+Y का आप याद रखेंगे रीडू और Ctrl+Z का आप याद रखेंगे अंडू। Ctrl+Y रीडू और Ctrl+Z बराबर अंडू, भी आप ध्यान रखें। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हैं जो आपको परीक्षा के लिए याद में रखनी है। तो देखिए Ctrl+A ऑल सिलेक्ट, Ctrl+B बोल्ड,
तो आप ये याद रखेंगे। कंट्रोल C कॉपी याद रखेंगे, और इसके बाद कंट्रोल H रिप्लेस याद रखेंगे, इटालिक याद रखेंगे, हाइपरलिंक वाली याद रखेंगे, और न्यू स्लाइड वाली याद रखेंगे। इसके बाद आप कंट्रोल S सेव वाली याद रखेंगे, कंट्रोल T न्यू टैब याद रखेंगे। इसके बाद आप कंट्रोल V पेस्ट याद रखेंगे, और कंट्रोल W ये भी याद रखेंगे विंडो वाली। और लास्ट के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कंट्रोल X यानी कट, कंट्रोल Y रीडू, और कंट्रोल Z अंडू। एक बार फिर से आप इनको देख लीजिए, और या फिर इनको लिखकर अपने सामने टेबल पर लगा लीजिए, ताकि ये बार बार आंखों में से निकालते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। अब देखिए फंक्शन की, यानी F1 से F12 तक इनको फंक्शन की बोलते हैं। इनका भी हम शॉर्ट की के रूप में यूज करते हैं, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिए। F1 का जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट में हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए हम F1 दाब सकते हैं। इसके बाद F2 का यूज हम फाइल को रीनेम, किसी भी फाइल और फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, तो F2 का यूज करेंगे। और F3 से किसी फाइल या फोल्डर को फाइंड कर सकते हैं, यानी ढूंढ सकते हैं उसे। और F4 से हम क्या करेंगे, रिपीट द लास्ट स्टेप, यानी जो भी हमने लास्ट स्टेप लिया था उसे हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। F5 से रिफ्रेश कर सकते हैं हम। F6 से स्टाइल का यूज करेंगे, फोटोशॉप में जो भी हम स्टाइल काम में लेते हैं उसका F6 से करेंगे। F7 से स्पेलिंग या ग्रामर को चेक कर सकते हैं। F8 से हम शेप मोड अपना सकते हैं। F9 से हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। F10 से हम सिलेक्ट द फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए हम F10 का यूज करेंगे। और F11 से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और F12 से हम सेव एज याद कर सकते हैं। तो अगर आप इनको सभी को याद करें तो अच्छी बात है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो आप देख लीजिए। F1 इम्पोर्टेंट है इनमें से, देखिए F1 गेट हेल्प, ये याद करने के लिए अच्छी है। F2 याद करें। इसके अलावा आप F5, ये तो याद मस्ट याद करनी है आपको। इसके अलावा ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। और इसके बाद में आप याद करें सेव एज। तो आपको कौन कौन सी याद में रखनी है, 5, 7 और 12, ये तीन आप बिल्कुल से याद रखें कि F5 रिफ्रेश है। इसके अलावा F2 भी इम्पोर्टेंट है, ये फाइल को रीनेम और हेल्प के लिए F1, F2, F5, F7 और F12, ये 5 की हैं, वो आप जरूर से याद रखें। अब देखिए इसके अलावा अगर कोई और शॉर्टकट की हमारी बनती है तो एक बार देख लेते हैं, रीजन हो जाएगा आपका कि कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट होता है, कंट्रोल O से ओपन करते हैं, और कंट्रोल S से क्या करते हैं, सेव डॉक्यूमेंट करते हैं, और कंट्रोल P से प्रिंट करते हैं। याद रखना है, लेकिन पेस्ट किससे होगा, V से होगा। और कंट्रोल Z से अंडू, और कंट्रोल Y से रीडू। Y पहले आता है, Z बाद में आता है। Y पहले आएगा, Z बाद में। और इसी प्रकार से रीडू यानी R पहले आएगा, और अंडू U बाद में आएगा। ये भी आप याद रखें। अब आगे देखें कि हम कौन कौन सी की हैं वो टेक्स्ट को बदलने में काम में लेते हैं। तो बी से क्या करेंगे, टेक्स्टों को बोल्ड कर सकते हैं, अक्षरों को इटालिक से तिरछा कर सकते हैं, यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। और जब भी, ये भी आप दो की याद रखेंगे, ये आप रुको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इनका। ये की आप बिल्कुल से याद रखें कि हम जो भी अक्षर लिखते हैं उनको, अगर हमें फ़ॉन्ट, मान लीजिए कि ये न्यू डॉक्यूमेंट है, अगर इनको थोड़ा बड़ा लिखना हो तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से अक्षरों को बढ़ाने के लिए, यानी इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज करने के लिए हम कंट्रोल के साथ काम में लेंगे शिफ्ट के साथ काम में लेंगे हम ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन से अक्षरों को बढ़ाएंगे, और लेस देन से अक्षरों का साइज है वो हम कम करेंगे। कंट्रोल के साथ इसमें शिफ्ट भी आप यूज में लेंगे। तो याद रखें कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस में ग्रेटर देन से हम क्या यूज करेंगे, इंक्रीज फॉन्ट साइज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन जब यूज करेंगे तो हम जो भी हमारे टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज फॉन्ट साइज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे है एडिटिंग और नेविगेशन के लिए हम कौन कौन सी की काम में लेते हैं। तो कंट्रोल ए से
सेलेक्ट ऑल करेंगे, सी से कॉपी करेंगे और ये काटा कब लगाएंगे, कंट्रोल एक्स से काटा यानी कट करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, एफ से फाइंड करेंगे और कंट्रोल एच से रिप्लेस करेंगे और कंट्रोल जी से गो टू, यानी हम किसी पेज पर जाना हो या किसी सेक्शन में जाना हो तो हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल जी का। अब पैराग्राफ और अलाइनमेंट के लिए कौन कौन सी की हैं, तो ई से एकदम सेंटर में आएगा और एल से लेफ्ट में, आर से राइट में और जे से हर तरफ से पेज क्या है समान रूप से मार्जिन छोड़ेगा। और कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट, इसको आप छोड़ दीजिए और इसको भी आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा कंट्रोल एक्सेल में भी हम की काम में लेते हैं, लगभग सेम सी की है, आप चाहें तो इनको रोक कर पॉज करके देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कि कंट्रोल एल से क्या होता है, क्रिएट टेबल होता है और वहाँ पे कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, बाकी सिलेक्ट ऑल सेम है, बोल्ड भी सेम है, कॉपी कॉन्टेंट भी सेम है, डी वाली छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप ये ध्यान में रखेंगे आप कि एक्सेल के अंदर कंट्रोल एफ का यूज हम किसके लिए करते हैं, ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। एक्स हाइपरलिंक, कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक का यूज करेंगे, एन से न्यू वर्कबुक खोलेंगे, ओ से ओपन वर्कबुक होगा यहाँ पे, पी से प्रिंट फाइल होगा, क्यू से वहाँ पे क्वेट था लेकिन यहाँ पे क्या है क्विक एनालिस्ट टूल खुलेगा यहाँ पर कंट्रोल ऑन से, और आई आर से क्या होगा, फिल राइट फ्रॉम लेफ्ट सेल, एक्सेल के अंदर जो सेल होती है सेल के राइट साइड में हम कुछ लिख सकते हैं। वी से पेस्ट होगा यहाँ पे और कंट्रोल डब्ल्यू से यहाँ पे क्या होगा, क्लोज वर्कबुक हो जाएगी यानी वर्कबुक से बाहर आ जाएंगे, और कंट्रोल एक्स से कॉपी कट कॉन्टेंट होगा और कंट्रोल वाई रिडू, कंट्रोल जेड अंडू होगा, F1 हेल्प होगा, ये वो सेम ही आ गई। और F2 ये आपको याद में रखनी है कि F2 का यूज हम किस में करेंगे, F2 का यूज सेल के अंदर एडिट, जो भी हम किसी भी सेल को हम एडिट करना चाहते हैं उसमें हम F2 का यूज करेंगे एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल के अंदर एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए किसका यूज करते हैं, F2 का यूज करते हैं। ये हमारी शॉर्टकट की यहाँ पे पूरी होती हैं। अब देखिए कुछ हम बेसिक फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो देखिए पहली है पीसी, पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल कंप्यूटर। हम बोलते हैं कि आपका पीसी कहाँ पे है, तो पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद होता है सीपीयू, सीपीयू का क्या बनेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सीपीयू का अर्थ होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद रैम और रोम दोनों प्राथमिक मेमोरी हैं, तो रैम का क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि अस्थायी मेमोरी है, इसको लाइट जाने पर इसमें से डाटा उड़ जाता है। और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी है, इसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, डाटा को एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है ये। USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके साथ ही आप CPU की भी याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है आगे OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है लैन, लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। फिर इसके बाद थोड़ा कट हो रहा है, ये है वैन, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पे है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन सभी फुल फॉर्म में जो परीक्षा में बार बार पूछी गई है तो आप इनको याद रखेंगे। इसके अलावा थोड़ी और फुल फॉर्म है, ये भी देखिए, ये देखिए अगली है BIOS, बायोस की क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। GPU इसकी है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU की। LED की है लाइट एमिटिंग डायोड, LCD की है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये इंपॉर्टेंट है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। फिर अगली है WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछी जाती है। अगली है IP
इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर अगली है यूआरएल, ये भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछी गई है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म। फिर अगली जो हम की काम में लेते कंट्रोल एल्ट और टैब, ये भी आप देख लीजिए कि CTRL का क्या है कंट्रोल, एल्ट का क्या होता है अल्टरनेट, टैब का क्या होता है टेबुलेटर। अब आगे देखिए, अगली है पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद है डीवीडी। डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर है सीडी। सीडी का क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद है आईएसपी। आईएसपी का क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर इसके बाद है वीजीए। वीजीए की फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो आप इन फुल फॉर्म को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब देखिए, अगर कोई रही है हमारी तो हम चेक कर लेते हैं। रैम की हमने देख ली है। रैम की क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक मिनट। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की क्या है? रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू की क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू, ये सीपीयू का ही भाग है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो एग्जाम में आई हुई हैं और बार बार रिपीट होते हैं, इनकी मैंने अलग से लिस्ट बनाई है, तो आप इनको भी एक बार देख लीजिए। और HTTP की क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML की क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD की क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। DVD की क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। USB की क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। वाईफाई की क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। ISP की क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। URL की क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। PDF की पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इनमें से मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। ये आपको याद रखनी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है। HTML की भी आपको ध्यान में रखनी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद में देखिए, इसके बाद है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। वाईफाई की वायरलेस फिडिलिटी और URL की है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद PDF की है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो जो जो मैंने चीज लगाए वो एक बार आप फिर से देख लीजिए, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप इनको भी लिख लीजिए। आगे देखिए, आगे है URL की हमने देख ली, PDF की देख ली, PNG की है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर LAN की है देख लीजिए आप, लोकल एरिया नेटवर्क। और MAN मैन की देख लीजिए, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और WAN की क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। UPS की क्या है? ये आप रहने दीजिए। OMAR की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर भी बोलते हैं। MICR की क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR की क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और CD ये छोड़ दीजिए, ये परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है? OS की ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप इनमें से देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने पहले देख ली थी, तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आप इनमें से ये याद रखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और OMAR की भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, MICR की याद रखेंगे, OCR की याद रखेंगे। जो जो मैंने चीज लगाए हैं आप इनको एक बार लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अगर आपको सारी याद होती हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको आप मस्ट रूप से याद रखेंगे। आगे चलिए, अगला टॉपिक है हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइस वे होती हैं जिनके द्वारा हम जो भी हमारे पास डाटा होता है वो हम कंप्यूटर को देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर से हमें प्रोसेसिंग के बाद डाटा वापस प्राप्त होता है, वो कौन सी डिवाइस होती हैं? आउटपुट डिवाइस होती हैं। और कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम भी करती हैं। तो देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, एक बार आप इनको चित्र से देख लीजिए। ये देखिए, मोडेम,
मोडेम है वो इनपुट डिवाइस है, इसी के साथ इसको आउटपुट डिवाइस के रूप में भी काम में लेते हैं। कैमरा, कैमरे से हम फोटो खींचते हैं, तो कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस से हम डाटा है कंप्यूटर को देते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, लाइट पेन किसी पेंटिंग वगैरह में काम में लेते हैं, स्क्रीन के ऊपर बनाने में, तो इसमें लाइट पेन का यूज होता है। आपके अभी कंप्यूटर या फोन में जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन पे टच करते हैं तो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह ये काम करता है। तो स्क्रीन है वो दोनों के रूप में काम करती है, मोडेम भी दोनों रूप में काम करता है। इसके बाद अगली आपकी इनपुट डिवाइस है सीडी या डीवीडी, ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट। पेन ड्राइव कौन सी डिवाइस आपकी, इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा, आप चैट चैट करते हैं, वीडियो चैट में काम में लेते हैं, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। बीसीआर, मॉल वगैरह में हम जाते हैं तो आइटम खरीदने के बाद वो स्कैन करते हैं, वो होता है बीसीआर, बार कोड रीडर। फुल फॉर्म आपको देख लीजिए इनकी, हमारे आगे आई नहीं थी। जॉयस्टिक गेम, ऑनलाइन गेमिंग में काम आती है, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, और ये भी इनपुट डिवाइस है। ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, आप इनको देख लीजिए। मोडेम और टच स्क्रीन है वो इनपुट आउटपुट दोनों में काम आएंगे। मोडेम, कैमरा, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, वेब कैमरा, कीबोर्ड, बीसीआर, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सभी कौन सी डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं। अब देखिए कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं। स्क्रीन जो मॉनिटर की होती है वो आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्लॉटर, प्लॉटर को हम बड़े बैनर जो होते हैं होर्डिंग बनाने में काम आते हैं, बैनर वो प्लॉटर से निकाले जाते हैं। प्रिंटर, हम कोई पीडीएफ वगैरह फोटोकॉपी निकालते हैं, वो प्रिंटर होता है, वो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, हमें म्यूजिक सुनाई देता है तो हमें आउटपुट देता है ये। हेडफोन भी स्पीकर और ईयरफोन, ये तीनों एक ही प्रकार से काम आते हैं, ये भी कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। आगे देखिए, ये देखिए कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस की लिस्ट है और इधर आउटपुट डिवाइस की लिस्ट है, और बीच में जो दोनों में काम आते हैं वो है। तो देखिए इनपुट डिवाइस में माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक गेम में खेलने में आती है, और ये ट्रैक पैड हो गया, ये स्कैनर हो गया, ये स्टाइलिश हो गया, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्टाइलिश से ही पढ़ा रहा हूँ। ये लाइट पेन हो गया, ये बार कोड रीडर हो गया बीसीआर, और ये क्यूआर कोड स्कैनर हो गया, और ये माइक हो गया। ये सभी कौन सी डिवाइस हैं, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन से और हैं, देखिए सीडी डीवीडी, ये इनपुट आउटपुट दोनों में है। पेन ड्राइव भी दोनों में है, पेन ड्राइव में हम कोई चीज़ डाल भी सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। मोडेम हो गया, टच स्क्रीन हो गया, और डिजिटल कैमरा हो गया। तो ये सभी डिवाइस कौन सी डिवाइस हैं, ये सभी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों में काम आती हैं। तब देखिए आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। ये कंप्यूटर की स्क्रीन यानी मॉनिटर आउटपुट हो गया, प्रिंटर हो गया, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गए, हेडफोन ये भी आउटपुट डिवाइस है, जीपीएस ये भी आउटपुट डिवाइस है, वीडियो कार्ड ये भी आउटपुट डिवाइस है, और इसके अलावा साउंड कार्ड ये भी वीडियो आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो होल्डिंग वगैरह में काम आता है वो भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर जिससे हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं वो भी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा ब्रेली रीडर ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आप इनको देख लीजिए कि इनपुट आउटपुट में क्या अंतर है। इनपुट वो होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी डेटा या जो भी हमारे पास सूचना होती है वो हम कंप्यूटर को देते हैं, तो वो क्या कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस। और प्रोसेसिंग के बाद हमें जो कंप्यूटर वापस डाटा या आंकड़ा देता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए, अब हम बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या काम है। तो देखिए कंप्यूटर पर हम अनेक तरह से कार्य करते हैं, कोई भी काम कंप्यूटर से कराने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, और दो चीज़ कौन सी हैं, एक तो हार्डवेयर हो गया और एक हो गया सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में दो चीज़ होना ज़रूरी है जिनकी वजह से ही वो कंप्यूटर काम करता है, एक तो हार्डवेयर और एक हो गया सॉफ्टवेयर। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि हार्डवेयर हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कि कंप्यूटर के कलपुर्जे मशीनें आदि को हार्डवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू भी सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं जो हार्डवेयर होते हैं। एक तो टर्मिनल हो गया, एक सीपीयू हो गया, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, टेप ड्राइव। अर्थात मोटा मोटी हम कहें तो जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं वो सभी कौन सी डिवाइस हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। इसके बाद है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आएंगे, देखिए
सॉफ्टवेयर है वो उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं या फिर जिनके द्वारा हमारे सारे काम किए रह जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर से कोई काम कराना असंभव है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम करते हैं। हार्डवेयर वो डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम जो भी हमारे पास डाटा होंगे वो हार्डवेयर के द्वारा ही हम कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारा काम करते हैं। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है, हम इसे ना छू सकते हैं। और अब ये सिर्फ कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो ये कंप्यूटर में हम जो भी डाटा वगैरह देते हैं वो उनको प्रोसेस करके काम करते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर है वो दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार कौन से हैं? एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सिस्टम में काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो विशिष्ट कार्य के लिए बनाए होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड हो गया या फिर iOS जो एप्पल फ़ोन में होता है वो कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना अथवा उसे काम करने लायक बनाए रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। यानी बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर हैं वो काम नहीं करते हैं। यही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर में जान डालते हैं। बिना इसके कंप्यूटर एक बेजान मशीन बनकर रह जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग होते हैं। तो ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कंपाइलर हो गया, जो भाषा होती है उसको चेंज करने में काम आते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, जो कंप्यूटर का रख रखाव करने में काम होते हैं। ये सब किसके प्रकार हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे असली कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। यानी ये हमारे काम को आसान बनाने के लिए होते हैं। कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर रहते हैं। वेतन की गणना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक रखने, बिक्री का हिसाब रखने, पत्र लिखना आदि तैयार करने, चित्र बनाने आदि कामों के लिए प्रोग्राम किए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये प्रोग्राम या तो हम खुद तैयार करते हैं या बाजार से लिखे हुए खरीद लेते हैं। जो खुद तैयार करेंगे या बाजार से लिखे हुए खरीदते हैं उनको पेड बोलते हैं, और जो फ्री में मिल जाए उनको ओपन सोर्स बोलेंगे हम। बाजार से खरीदे जाने वाले प्रोग्रामों को प्राय पैकेज या सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है, जैसे MS ऑफिस, कोरेलेड्रा या फिर आगे फोक्स प्रो, टेली। ये सभी क्या हैं? ये बाजार से खरीदे गए सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, ये हमने देख लिया। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे अंतर देखिए कि हार्डवेयर कौन से होते हैं और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। हार्डवेयर वो प्रोग्राम है जिनको हम छू सकते हैं। ये देखिए, CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये स्पीकर हो गए, माउस हो गया, हेडफोन हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, और ये प्रिंटर हो गया। ये सभी क्या हैं? हार्डवेयर हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। देखिए, ये देखिए, एंड्रॉयड हो गया, ये हमारे एंड्रॉयड फ़ोनों का सिस्टम है। इसके अलावा देखिए, विंडोज 7 हो गया, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है। क्रोम हो गया, ये गेमिंग के लिए। जावा हो गया, जीमेल हो गया, ये देखिए मैकेफी हो गया जो एंटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है एक। ये वर्ड हो गया, ये पावर पॉइंट हो गया। ये सभी किसके प्रकार हैं? ये सभी सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। तो देखिए, हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। ये हार्डवेयर है एक साइड और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर है। आगे चलिए, अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिनसे हम कोई भी काम करते हैं। जैसे चित्र बनाना हो गया, स्लाइड बनाना हो गया, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो गया, ये सभी कौन से होते हैं? ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए कौन कौन से हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया,
जिनमें हम किसी प्रकार की टेबल वगैरह बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। वो सभी किस में काम होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये नोटपैड हो गया, इसमें हम हमारे नोट्स वगैरह कुछ भी तैयार कर सकते हैं। ये स्काइप हो गया, ये एडोबी फोटोशॉप हो गया, इसमें फोटो वगैरह एडिट कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम हो गया, कोल्डेरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही भाग हैं। तो आप सभी को ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं ये ध्यान में रखने हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे देखिए, आगे दो प्रकार के सॉफ्टवेयर देखे थे हमने कि एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं और कंप्यूटर के सिस्टम पर वर्क करते हैं। इनके बिना कंप्यूटर है वो बेजान रहता है। तो देखिए कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये विंडोज हो गया, उबंटू हो गया, मैक ओएस हो गया, ये आईओएस आईफोन वाला हो गया, ये क्रोम हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड फोन में होता है ये ब्लैकबेरी हो गया, और ये XBUX हो गया। ये सभी किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों में अलग प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं, फोन में भी हो सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड में एंड्रॉयड होता है, आईफोन में iOS होता है, और ब्लैकबेरी में ब्लैकबेरी होता है। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। एप्लीकेशन होते हैं ये हमारे विशिष्ट कार्य, यानी कोई भी कार्य चित्र बनाने के लिए अलग होता है, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अलग होता है, शीट बनाने के लिए अलग होता है, इस प्रकार से होते हैं। तो देखिए हम सबका फेवरेट ये व्हाट्सएप इसके अंदर है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स हो गया, और वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, और क्लिकअप हो गया, और ये मल्टीमीडिया वाले हो गए दोनों, वीडियोज और ऑडियो। ये सब किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो आप इनको भी देख लीजिए। अब आगे देखिए, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शुरू में देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बिना इसके द्वारा ही सभी प्रकार के कार्य हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ये हो गया डिवाइस ड्राइवर हो गया, फर्मवेयर हो गए, बायोस यूईएफआई हो गया। इसके अलावा देखिए, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, इनका काम रख रखाव करना होता है। इसके बाद प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए, ये भाषा को बदलने वाले होते हैं। ये किस प्रकार के टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सभी सिस्टम के भाग होते हैं। ये हमने देख लिए। अब आगे देखिए, ये हैं वेब ब्राउज़र। कभी कभार हमें एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि वेब ब्राउज़र है वो कौन कौन से हैं। तो एक बार आप सभी वेब ब्राउज़रों की लिस्ट देख लीजिए। तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ये डक डक गो हो गया, गूगल क्रोम हो गया, आजकल ये ट्रेंड में हम काम में ले रहे हैं, एप्पल सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ब्रेव हो गया, और विवा एलडीआई हो गया। ये सभी किस प्रकार के ब्राउज़र हैं? ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। तो आप इनको भी एक बार ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आप इनको भी एक बार ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अगले हैं एंटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमारे कंप्यूटर में कभी कभार हम कहते हैं कि वायरस आ गया, तो वायरसों को हटाने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम कर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो वायरसों को हमारे कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से दूर करते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से हैं जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। तो देखिए, पहला है नॉर्टन। नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। दूसरा है अवीरा। अवीरा भी क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये देखिए हमारे आगे आया था पहले, ये मैकेफी। ये भी क्या है? ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद देखिए कैस्परस्काई, ये भी क्या है? ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एवास्ट हो गया, ये भी क्या है? ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा देखिए मालवेयर बाइट्स, ये भी क्या है? ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? नॉर्टन हो गया, एविरा हो गया, मैकेफी हो गया, और कैस्परस्काई हो गया, एवास्ट हो गया, मालवेयर बाइट्स हो गया। ये सभी कौन से सॉफ्टवेयर हैं? ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं।
तो हमें इसके अलावा एक प्रश्नों का वीडियो और लेकर आएंगे, वो भी आप देखें। ये हमने आज थ्योरी सेक्शन पूरा कर लिया है और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।